अब हम लोगों ने पढ़ना अबाउट द टी सेल। टी सेल के बारे में पढ़ें कि हम लोग टी सेल क्या होती हैं, किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट होती है, कहाँ पे होती है, किस तरीके से उनकी सिलेक्शन हो रही है। जैसे बी सेल की सिलेक्शन होती थी, इस तरह इनमें किस तरह की सिलेक्शन हो रही है। इसके अलावा इनके जीन किस तरह से रीअरेंज करके टी सेल रिसेप्टर्स या टीसीआर बना रहे हैं, जैसे वहाँ पे बी सेल रिसेप्टर्स बन रहे थे, और इनमें बाकी सारे प्रोसीजर किस तरीके से चल रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट टी सेल्स। टी सेल्स को सबसे पहले हम लोगों को पता है कि टी सेल क्यों कहते हैं, हम लोग बार बार बात कर चुके हैं, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट का जो सा प्रोसेस हो रहा होता है ना, वो थाइमस में हो रहा होता है एज कम्पेयर टू बी सेल्स, जिनकी डेवलपमेंट हो रही होती है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो में उनकी डेवलपमेंट होने की वजह से उनको हम कहते हैं बी सेल्स, जबकि टी सेल की डेवलपमेंट उनकी थाइमस के अंदर होती है, इस वजह से हम इनको कहते हैं टी सेल्स। स्टार्टिंग में क्या होता है कि प्रिकर्सर सेल्स बनते हैं, हेमाटोपोइटिक टी सेल्स, हेमाटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स हैं उससे टी सेल्स के प्रिकर्सर्स बनते हैं बोन मैरो में, और फिर जो से प्रिकर्सर सेल हैं वो वहां से माइग्रेट करके आ जाते हैं इनटू द थाइमस, और इनकी फर्दर जितनी भी डेवलपमेंट और सारा काम होता है वो थाइमस के अंदर होता है। अब स्टार्टिंग में जब ये प्रिकर्सर टी सेल होता है तो इसकी सरफेस के ऊपर किसी किस्म का कोई मॉलिक्यूल या रिसेप्टर वगैरह अटैच नहीं होता। तो क्या काम करना जरूरी होता है कि इस थाइमस के अंदर क्या किया जाता है, इसकी सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स अटैच किए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर, और बी सेल की तरह इनकी भी स्पेसिफिसिटी होगी। अब जब ये थाइमस में जब इनका ये सारा डेवलपमेंट का प्रोसीजर हो जाता है, तो फिर क्या होता है, ये मेच्योर हो जाते हैं, और ये मेच्योर साथ में नेव होते हैं। नेव इनको क्यों कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? आमना शहजादी बच्चे, नेव सेल मैम बिल्कुल न्यू। नो एक्सपोजर ऑफ एंटीजन कहना मैम जो बिल्कुल न्यू बने हैं, नो एक्सपोजर, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हो, उससे पहले वाले जो सेल रहते हैं उन्हें बच्चे किस चीज से एक्सपोजर। नेवी कहते हैं। बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे कौन से एंटीजन कहना चाहिए फॉरेन एंटीजन, क्योंकि इन्होंने अभी तक किसी भी फॉरेन एंटीजन को नहीं देखा, इस वजह से इनको कहते हैं नेव। नेव का मतलब होता है मासूम, यानी कि एंटीजेंस इनका एक्सपोजर किसी किसी भी फॉरेन एंटीजन के साथ अभी तक नहीं हुआ, तो भी इस वजह से फॉरेन एंटीजेंस। मेच्योर हो गए हैं। इनके मेच्योर कैसे हो गए, इनकी सरफेस के ऊपर रिसेप्टर अटैच हो गया, टीसा रिसेप्टर अटैच हो गया है। इसके बाद सेल्फ एंटीजन को इन्होंने देख लिया, इस वजह से मेच्योर है, नेव है। नेव इसलिए है कि इन्होंने फॉरेन एंटीजन को अभी तक नहीं देखा। अब क्या है कि हमारा जो सा थाइमस है ना, जब हम छोटे होते हैं ना तभी वो काम कर रहा होता है, उसमें इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है कि आहिस्ता 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 डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, ये इसको खत्म होना शुरू हो जाता है। यानी कि सिर्फ उसी टाइम तक जितने हमारे टी सेल बन जाएंगे, थाइमस जब खत्म हो जाएगा तो हमारे टी सेल की डेवलपमेंट नहीं होगी। सही है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन हमारे पास मिली है, जैसे कि डाइजॉर्ज सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो सा पेशेंट होता है ना, उसमें बाय बर्थ ही उसका थाइमस मौजूद नहीं होता। अब अगर थाइमस नहीं है तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? अब अगर ये क्या है कि थाइमस नहीं है तो टी सेल डेवलप नहीं करेंगे, जब टी सेल डेवलप ही नहीं करेंगे तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, टी सेल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर टी सेल डेफिशिएंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट के अंदर जो सा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा होगा। अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो उसको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे, और इतने ज्यादा हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास ये डायजोर्जी सिंड्रोम में क्या होता है कि थाइमस से ही बाय बर्थ ही मौजूद नहीं होता। जब ये मौजूद नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे टी सेल जिनसे डेवलपमेंट उनकी डेवलपमेंट ही नहीं होगी। जब टी सेल हमारे पास बनेगी ही नहीं तो टी सेल की डेफिशिएंसी की वजह से अडेप्टिव इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, और जब अडेप्टिव इम्यून सिस्टम ही नहीं काम कर रहा होगा तो पेशेंट को क्या डिजीज हो जाएगी, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी उसको, जो हम लोग पीछे बार बार पढ़ते आए हैं। फिर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, पेशेंट को बार बार लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टी सेल रिसेप्टर्स की।
टी सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। जैसे कि हमारे पास बी सेल रिसेप्टर में भी हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था कि वो चेन से मिलकर बना होता है, ये भी हमारे पास ये ऐसा ही है। अब ये जो सा आपको इतना पार्ट नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये इतना पार्ट, ये है एक टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर हमारे पास दो चेन से मिलकर बना होता है। एक चेन को कहते हैं हम लोग अल्फा चेन और दूसरी चेन को कहते हैं बीटा चेन। जबकि हमारे पास बी सेल रिसेप्टर कितनी चेन से मिलकर बना होता है, आयशा अमीन आप बताएं। बच्चे जल्दी बोला करें, लेक्चर का टाइम फिर चला जाता है। ओके जी, इकरा शहजादी, ओके बच्चे। हमारे पास ये जैसे है ना, बी सेल रिसेप्टर चार चेन से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास टी सेल रिसेप्टर दो चेन से मिलकर बना होता है। वन चेन इज अल्फा चेन और दूसरे वाली जो सी होती है ना वो बीटा चेन होती है। डी सेल रिसेप्टर की तरह इसी के अंदर भी, या ये इम्यूनोग्लोबुलिन की तरह इसके अंदर भी दो तरह के रीजन होते हैं। ये ऊपर वाले रीजन जो है ना वेरिएबल है, और इस वेरिएबल रीजन के अंदर फर्दर हमारे पास हाइपर वेरिएबल रीजन आता है। और हाइपर वेरिएबल और वेरिएबल रीजन की वजह से क्या हो रहा होता है, जो सा रिसेप्टर है उसमें डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही होती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हमें हमारे जो से लिम्फोसाइट है उनके ऊपर डाइवर्सिटी चाहिए होती है बहुत ज्यादा। तो वो किस वजह से आ रही होती है, वो इन वेरिएबल रीजन की वजह से आ रही होती है। नंबर 2 पे जो सा दूसरे रीजन है ना वो है कॉन्स्टेंट रीजन, सही है। और अल्फा का भी एक वेरिएबल रीजन है और अल्फा चेन का दूसरा रीजन कांस्टेंट रीजन है। बीटा चेन का ऊपर वाला रीजन वेरिएबल रीजन है जिसके साथ एंटीजन बाइंड कर रहा है। एंटीजन बाइंडिंग कहाँ पे होती है, वेरिएबल रीजन में और हाइपर वेरिएबल रीजन के साथ। और बीटा चेन का नेक्स्ट जो सा है ना रीजन वो है कांस्टेंट रीजन। ये ऊपर जो सा इसका ये सारा का सारा मोलिक्यूल है वो है। नंबर 2 पे क्या होता है, इसकी एक टेल होती है और साथ में इसका एक सब यूनिट होता है जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन के अंदर आ रहा होता है। ये हमारे पास टी सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो से हमारे टी सेल है ना उनके ऊपर कुछ और तरह के प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। उनमें से एक प्रोटीन है उसका नाम है CD3। उस प्रोटीन का नाम है CD3। अब जो ये CD3 प्रोटीन है ना, जब हमारे पास एंटीजन यहाँ पे आकर बाइंड किया टी सेल रिसेप्टर के साथ, तो क्या होगा, इसने सिग्नल जनरेट करवाना है। सेल को क्या करना है, इसने सिग्नल भेजना है कि मेरे पास एक एंटीजन आया है। तो ये जो से CD3 प्रोटीन है ना, इनका काम क्या है, ये काइनेज एंजाइम जो है ना, साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज, जिसका काम होता है फॉस्फोराइलेट करना। अब ये क्या करेगा, ये सिग्नल की फॉस्फोराइलेशन करवा के CD3 सिग्नल की फॉस्फोराइलेशन करवा के उसको क्या करेगा, उसको डाउनस्ट्रीम यानी कि इनसाइड द सेल मूव करवाएगा। सही हो गया। CD3 का बेसिक का मकसद क्या हो गया, CD3 का काम है कि ये करता है टी सेल रिसेप्टर के साथ मिलके इसने क्या करना होता है कि सिग्नल को डाउन स्ट्रीम नीचे भी की तरफ भेजना होता है। इतनी समझ आ गई है सबको। अब ये आपको दो रीजन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये भी जो से है ना, ये CD3 का पार्ट है और ये भी CD3 का पार्ट है। ये हो सकता है डेल्टा, हो सकता है एप्सिलॉन, हो सकता है गैमा, हो सकता है। लेकिन जो सा इसका जो सा जीटा वाला पार्ट होता है ना, CD3 का जीटा वाला पार्ट, वो क्या कर रहा होता है, वो जो सा हमारा टी सेल रिसेप्टर है ना उसकी टेल के साथ एसोसिएशन बना रहा होता है। सही है। ये जो सी ये टेल इसकी चल रही है ना, ये हमारा CD3 जो सा जीटा पार्ट है ना उसका, ये उसकी टेल के साथ एसोसिएशन बना रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास टी सेल की सरफेस के ऊपर और तरह की भी रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, मोलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। उनका नाम है CD4 और CD8। CD4 जो से है ना वो कौन से वाले टी सेल के ऊपर मौजूद होते हैं, हम लोग काफी दफा बात कर चुके हैं इसके बारे में। CD4 कौन से वाले सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं बच्चों, हेल्पर टी सेल्स के ऊपर। और जो से होते हैं ना CD8, वो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर मौजूद होते हैं। और इनका काम भी बेसिकली क्या है, इनका काम भी TCR सिग्नल के अंदर हेल्प करना होता है। और ये भी हेल्प किस तरीके से करवा रहे होते हैं, ये जो सा सिग्नल टी सेल रिसेप्टर ने जनरेट करवाया उसको एम्पलीफाई करवाते हैं, और ये भी साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज के थ्रू ही सिग्नल की एम्पलीफिकेशन करवाते हैं।
सही हो गया। और ये CD4 और CD8 हमारे पास हमारे उनसे सेल हैं, हेल्पर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल, उनके ऊपर जो प्रोटीन्स या मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके जो सेल है ना हमारे, ये जो टी सेल, उनके ऊपर CD4 या CD8 मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, और ये हमारे टी सेल को हेल्प करवा रहे होते हैं कि वो कौन से वाले मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो, जो से एंटीजन लेके आए हैं, और वो एंटीजन किस तरीके से लेके आए हैं, MSC के थ्रू। अगर CD4 है ना तो MSC क्लास 2 के साथ एसोसिएशन बनाएगा, और MSC किसके ऊपर मौजूद है, वो हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर मौजूद है। सही है। MSC के साथ ये एसोसिएशन बना रहे होते हैं CD4 और CD8। MSC क्लास 1 के साथ CD8 बना रहा होता है एसोसिएशन, और CD4 जिनसे है ना वो MSC क्लास 2 के साथ एसोसिएशन बना रहा होता है। ये हम लोग पहले भी काफी दफा बात कर चुके हैं। यानी कि अगर हम इसको समराइज करें अभी अभी, तो हमने बात की है कि टी सेल रिसेप्टर के हमारे पास दो चेन के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक चेन उसकी अल्फा, दूसरी बीटा। अल्फा और बीटा दोनों के वेरिएबल और उनके अंदर हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास हमारी एंटीजन के साथ बाइंडिंग का काम कर रहे होते हैं। नंबर 2 पे उनके कांस्टेंट रीजन होते हैं। इसके अलावा हमारे टी सेल के ऊपर डिफरेंट तरह के और भी मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। उनमें हमारे पास CD3 प्रोटीन्स मौजूद हैं, और इनमें से जो CD3 का जीटा वाला जो सब यूनिट है ना, वो टी सेल रिसेप्टर की जो टेल है ना उसके साथ एसोसिएट हो रहा होता है। इसके अलावा हमारे जो से सेल हैं टी सेल्स, उनकी सरफेस के ऊपर CD4 या CD8 को रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं, और उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है जैसे MSC है उसके साथ एसोसिएशन बनाना। अब हम लोग बात करते हैं कि टी सेल के रिसेप्टर बनाने के लिए कौन कौन से जीन चाहिए होते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास बी सेल का दूसरा रिसेप्टर बनाने के लिए लोकस मौजूद होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं। इसी तरह इनके क्रोमोसोम के ऊपर, टी सेल के अंदर जो सा DNA है उनके क्रोमोसोम के ऊपर भी हमारे पास लोकस मौजूद होते हैं, और उन लोकस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट तरह के जीन मौजूद होते हैं। सही है। जो सा हमारे पास बीटा चेन है ना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट आवर बीटा चेन। बीटा चेन के जो से जीन्स मौजूद होते हैं ना, वो मौजूद होते हैं ऑन द क्रोमोसोम नंबर 7। क्रोमोसोम नंबर 7 पे मौजूद होते हैं। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट आ रहे होते हैं, इसमें हमारे पास B, D, J और C पार्ट आ रहे होते हैं। सही है। B और D का काम क्या है, ये डाइवर्सिटी क्रिएट करवा रहे होते हैं, यानी कि ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट करवा रहे होते हैं। उसमें भी हमारे पास जो से अल्फा, सॉरी, जो चेन सी, हैवी चेन सी और लाइट चेन थी, उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की बी थे। एक में जो से वो 45 थे, दूसरे में 35 थे, इस तरह से। इसी तरह में इसमें भी काफी सारे जीन मौजूद होते हैं। वेरिएबिलिटी में हमारे पास इसके 48 जीन्स मौजूद होते हैं। डाइवर्सिटी में हमारे पास इसके दो ही जीन मौजूद होते हैं, जो कि D1 और D2 हैं। जे या ज्वाइनिंग वाला जो से जीन्स है ना, वो इसमें 13 होते हैं। और जो से जो से बीटा चेन बनाने वाले जो से कांस्टेंट के जो से जीन्स हैं, वो हमारे पास दो होते हैं। एक होता है बीटा 1 और दूसरा होता है बीटा 2। यानी कि कांस्टेंट के इसके हमारे पास दो रीजन होते हैं। अब इसी तरह जैसे हम लोगों ने 20 रिसेप्टर बनाने के लिए पढ़ा था हैवी चेन के लिए, इसमें क्या होगा कि ये 45, ये 48 में से एक आ जाएगा कोई सा भी। D1 या D2 में से कोई एक चूज होगा। J13 जो सी चेन है जीन्स जे की, उसमें से कोई एक चूज होगा। और जो से कांस्टेंट के दो जीन्स हमारे पास CB1 या बीटा 2, उनमें से कोई एक चूज होगा। सही है। जब बी वाले पार्ट में से एक, डी में से एक, ज्वाइनिंग के 13 में से एक, और कांस्टेंट के जो से दो हैं उनमें से एक जीन सिलेक्ट हो जाएगा। और वो सिलेक्ट होने के बाद क्या करेगा, ट्रांसलेशन होके उसमें से हमारे पास हमारी जो सी बीटा चेन है उसकी प्रोटीन बन जाएगी। सही हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट आवर अल्फा चेन। अल्फा चेन में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने लाइट चेन में बात की थी, उसमें भी डी पार्ट नहीं था, और हमारी जो सी अल्फा जो से है क्रोमोसोम, अल्फा चेन बनाने वाले जो से लोकस है, उसमें भी हमारे पास डी के जीन्स मौजूद नहीं है। ये जो से जीन्स हैं ये क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर मौजूद होते हैं। इनमें जो से वीक के पार्ट हैं, वेरिएबिलिटी या वर्सेटिलिटी के, वो 45 है। ज्वाइनिंग के हमारे पास इसमें 50 है, ज्वाइनिंग जे के 50 है।
और जो सी है ना सी कांस्टेंट का सिर्फ एक ही पार्ट होता है इसका। सही हो गया। अब जो सी ये 45 है, इनमें से कोई एक चूज हो गया, ज्वाइनिंग के 50 है उनमें से कोई एक चूज हो गया, और कांस्टेंट का सिर्फ ये अकेला आएगा। उसके बाद जब ये एक जीन चूज हो गए, जीन चूज होने के बाद क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से फर्दर आके उसकी प्रोटीन बना ली जाएगी, यानी कि प्रोटीन के नतीजे में हमारे पास क्या बनी, हमारे पास एक अल्फा चेन बनी। यहाँ पे सारा जीन चूज होके ट्रांसलेशन होके बीटा चेन बन गई, यहाँ पे सारी ट्रांसलेशन होके हमारे पास अल्फा चेन बन गई। अब ये दोनों चेन्स आपस में ज्वाइन करेंगी और क्या बना देंगी, हमारे टी सेल रिसेप्टर बना देंगी, जो कि आपको यहाँ पे सरफेस के ऊपर नजर आ रहा है। जब वो एक प्रिकर्सर टी सेल था ना, उसकी सरफेस के ऊपर कोई किसी किस्म का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं था, लेकिन फर्दर ऑन वो अपने सारे जीन्स को रीअरेंज करवा के उसने अपनी सरफेस के ऊपर फाइनली क्या अटैच करवा लिया, एक टी सेल रिसेप्टर अटैच करवा लिया। 1 2 3 ये सरफेस के ऊपर 3 लगे हुए हैं। और यहाँ पे भी रिकम्बिनेशन का जो सा ये प्रोसेस हो रहा है कि कौन से वाला डी का कौन से वाला जीन आएगा, डी का कौन सा आएगा, ज्वाइनिंग का कौन सा आएगा, या कॉन्स्टेंट का कौन सा आएगा, ये भी रिकम्बिनेजेस के थ्रू हो रहा होता है। जैसे कि हम लोगों ने 20 साल के लिए पढ़ा था, इसमें भी ये काम किसके जरिए से हो रहा होता है, रिकम्बिनेजेस के जरिए हो रहा होता है। और रिकम्बिनेजेस में हमारे पास कौन से दो तरह के एंजाइम्स आते हैं बच्चों, रैग 1 आता है और रैग 2 आता है। अब क्या होगा कि वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एलीलिक एक्सक्लूजन होती है, जो पार्ट जीन का या क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स यूज नहीं हुए हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, एक्सक्लूड कर लिए जाते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो जो से पार्ट इस्तेमाल नहीं हुए हैं वो एंड पे जाके क्या करेंगे, वो इसमें से एक्साइज कर लिए जाएंगे, वो इसमें से काट दिए जाएंगे। जब वो काट दिए जाएंगे ना, तो उनके एंड जो से है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये एक पूरी चेन है, जो कि लेट्स सपोज आप ये करें कि ये पूरी चेन थी, ये पूरा का पूरा जो है ना आफ्टर जब ये पूरा बन गया एक जीन, तो ये पूरा का पूरा जो सा पार्ट था ना ये बाकी बच गया जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ, ये उसमें से जीन में से क्रोमोसोम में से ये सारे के सारे जीन एक्साइज कर लिए। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, तो ये क्या होगा कि एंड पे ये इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, ये वो वाले सारे जीन है, आप ये सपोज करें कि जो इस्तेमाल नहीं हुए हैं वो सारे सेल में से क्रोमोसोम में से काट दिए गए हैं ये जीन्स। अब जब ये काटने के बाद क्या करेंगे कि इनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और ज्वाइन करके ये क्या होगा, ये हमारे पास सर्कल फॉर्म में आ जाएंगे। जब ये सर्कल फॉर्म में आ जाएंगे ना, तो इनको हम लोग कहते हैं ट्रैक्स। ट्रैक्स का मतलब होता है टी सेल रिसेप्टर एक्सियन सर्कल, टी सेल रिसेप्टर एक्सियन सर्कल्स, सर्कल्स बन गए ना। अब इन सर्कल्स का हमारे पास बहुत ज्यादा फायदा आता है, हम लोग अपने इम्यून सिस्टम का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि इम्यून सिस्टम कैसा काम कर रहा है। अब ये एक्साइज होके सर्कल की फॉर्म में सेल के अंदर ही रहते हैं। अब क्या होगा कि हम लोग इनको जो है ना पीसीआर के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये ट्रैक्स मौजूद हैं कि नहीं। सही है। अब अगर लेट्स सपोज ये ट्रैक्स मौजूद नहीं है, तो इससे हमें क्या समझ आएगी, इससे हमें ये समझ आएगी कि जो सा बी सेल जो सा ये बीटा चेन या अल्फा चेन बनने वाला प्रोसेस है ना वो नहीं हुआ। यानी कि नतीजे में हम लोगों को ये पता चला कि सेल की सरफेस के ऊपर टी सेल रिसेप्टर मौजूद नहीं है, टी सेल रिसेप्टर नहीं बन रहे अगर ट्रैक्स मौजूद नहीं है। तो हम लोगों को ये समझ आ गई कि हमारा जो है ना इम्यून सिस्टम में इस जगह इस लेवल पे मसला है कि जो से रिसेप्टर्स है ना वो नहीं बन रहे ट्रैक्स के थ्रू। तो हम लोग इसके जरिए से टी सेल की डेफिशिएंसी वगैरह का अंदाजा लगा सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा सस्ते में हम लोगों को पड़ जाता है एज कम्पेयर टू बाकी टेस्ट के जरिए से हम लोग उनको देखें तो वो काफी महंगा पड़ जाएगा। तो ये हमारे पास एक बहुत ही सस्ता सा तरीका होता है ट्रैक्स को रिकॉग्नाइज करके टी सेल की डेफिशिएंसी के बारे में पता लगाने का कि टी सेल रिसेप्टर्स बन रहे हैं कि नहीं। अभी तक आप सबको सारा कुछ समझ आ गया? ईमान, अक्सा, आयशा, आप सबको समझ आ गया? आमना, शहजादी बच्चे?
बच्चों यस मैम, आगे समझ। किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? चलो आगे हम लोग बात करते हैं टी सेल की सिलेक्शन की। हम लोगों ने वहां पे बात की थी ना, बी सेल की भी सिलेक्शन होती है, पॉजिटिव सिलेक्शन होती है और नेगेटिव सिलेक्शन होती है। इसी तरह से जो से हमारे सेल है ना, टी सेल्स, ये भी पास ऑन होते हैं इस तरह के सिलेक्शन से, जिसमें पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन आती है। नंबर 1 पे जो हमारे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या बनते हैं, टी सेल प्रीकर्सर बनते हैं। और मैंने अभी बात की थी कि टी सेल प्रीकर्सर जिनसे सेल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मूव कर जाते हैं इनटू द थाइमस। थाइमस में वो मूव कर जाते हैं और वहां पे इनकी फर्दर डेवलपमेंट हो रही होती है। वहां पे इनको इनकी सरफेस के ऊपर टी सेल रिसेप्टर अटैच किया जा रहा होता है, जो से CD3 के मोलिक्यूल हैं वो अटैच किए जा रहे होते हैं। इसके अलावा CD4 और CD8 के मोलिक्यूल्स भी अटैच किए जा रहे होते हैं। ये सारा काम जिसमें हो रहा होता है, ये थाइमस के अंदर हो रहा होता है। थाइमस के दो पार्ट होते हैं। थाइमस का एक पार्ट होता है कोर्टेक्स और दूसरा पार्ट होता है मेडुल्ला। कोर्टेक्स के अंदर जो सी है ना पॉजिटिव सिलेक्शन हो रही होती है और मेडुल्ला के अंदर जो सी है ना नेगेटिव सिलेक्शन हो रही होती है। सही है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थाइमस के कोर्टेक्स में क्या हो रहा होता है। थाइमस जो है ना कोर्टेक्स, उसमें जो से हमारे टी सेल आए हैं ना, वो डबल नेगेटिव है। अब डबल नेगेटिव से क्या बात है, डबल नेगेटिव से मुराद ये है कि उनकी सरफेस के ऊपर ना तो CD4 के जो से मॉलिक्यूल मौजूद है, ना ही CD8 के मॉलिक्यूल मौजूद है। यानी कि ना तो वो CD4 पॉजिटिव है, ना वो CD8 पॉजिटिव है। जब वो अभी नए नए थाइमस के अंदर आए हैं, थाइमस के कोर्टेक्स के अंदर आए हैं। अब फर्दर क्या होगा, ये कोर्टेक्स में आने के बाद क्या होगा कि इनकी सरफेस के ऊपर दोनों मॉलिक्यूल्स अटैच कर दिए जाएंगे और ये डबल पॉजिटिव थाइमोसाइट बन जाएंगे। थाइमोसाइट क्या होते हैं, ये टी सेल के प्रीकर्सर्स होते हैं। यानी कि आप इनको टी लिम्फोसाइट कह सकते हैं, ये टी लिम्फोसाइट होते हैं, या इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये टी सेल्स के प्रीकर्सर्स होते हैं। सही हो गया। जब ये इसके अंदर आ गए, सब जब ये अभी नए नए आए थे तो ये डबल नेगेटिव थे, ना इनकी सरफेस के ऊपर CD4 के मॉलिक्यूल मौजूद थे, ना ही CD8 के मॉलिक्यूल मौजूद थे। फर्दर जब ये कोर्टेक्स में मूव किए तो इनकी सरफेस के ऊपर दोनों तरह के जो से रिसेप्टर को रिसेप्टर थे ना, वो अटैच कर दिए गए। CD4 पॉजिटिव भी बना दिया गया इनको और CD8 पॉजिटिव भी बना दिया गया। इतनी बात समझ आ गई? बच्चे, डबल नेगेटिव से मुराद ये है कि जब ये बोन मैरो से अभी नए नए थाइमस के अंदर मूव किए हैं ना, तो उस टाइम पे इनकी सरफेस के ऊपर ना तो CD4 के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, ना ही CD8 के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। यानी कि ये अभी बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। डबल नेगेटिव ये है कि ये CD4 भी नेगेटिव है और CD8 भी नेगेटिव है। अब जब ये नए नए थाइमस के अंदर आए हैं, सही है, जब नए नए आए हैं तो ना CD4 पॉजिटिव है, ना CD8 पॉजिटिव है, दोनों ही नेगेटिव है। CD4 नेगेटिव और CD8 नेगेटिव है, तो ये दोनों तरह के नेगेटिव होने की वजह से हम इनको कहते हैं डबल नेगेटिव। और जब ये एक दफा इसके अंदर आ जाती हैं तो इनकी सरफेस के ऊपर दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स अटैच करवा दिए जाते हैं, CD4 भी और CD8 भी। जब ये दोनों अटैच करवा दिए जाते हैं तो हम इनको कहते हैं डबल पॉजिटिव सेल्स। जब ये डबल पॉजिटिव सेल बन जाते हैं तो उस दौरान क्या हो रहा होता है, उस दौरान हम अभी हमने जो पढ़ा कि जो इनके जीन्स हैं उनको रिकम्बाइन करके टी सेल रिसेप्टर बना दिया जाता है। तो इनकी सरफेस के ऊपर साथ में जिनसे डबल पॉजिटिव सेल है ना, उनकी सरफेस के ऊपर क्या किया जाता है, उनकी सरफेस के ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स भी अटैच कर दिए जाते हैं। इनकी सरफेस के ऊपर क्या किया जाता है, टी सेल रिसेप्टर भी अटैच कर दिए जाते हैं। अब ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आपको लग रहा होगा कि ये डेंड्रिटिक सेल्स हैं। ये डेंड्रिटिक सेल्स नहीं है, ये थाइमस के अपने सेल है। सही है, ये जो सेल है ना थाइमस के अपने है। अब थाइमस डिफरेंट तरह के सेल्फ एंटीजेंस को लेके MSC के थ्रू जो से ये नए नए सेल आए हैं इसके अंदर, जिनकी सरफेस का टी सेल रिसेप्टर भी मौजूद है और प्लस CD4 और CD8 पॉजिटिव भी है। ये डबल पॉजिटिव प्लस TCR इनकी सरफेस के ऊपर अभी अभी नया नया अटैच हुआ है। तो थाइमस के जो से सेल है ना अपने, वो इनको ये इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर, या तो वो MSC क्लास 1 के थ्रू करेंगे और या फिर वो MSC क्लास 2 के थ्रू करेंगे। ये स्टेप आपने अच्छे तरीके से समझना है कि जो सी अभी अभी कोर्टेक्स के अंदर इस टाइम पे सेल मौजूद हैं, उनकी सरफेस के ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं और वो डबल पॉजिटिव है। अब ये डबल पॉजिटिव सेल के साथ हमारे जो थाइमस के सेल है ना, वो इंटरेक्शन कर रहे हैं
वो अब क्या करेंगे, या तो वो एमएससी क्लास 1 के थ्रू इंट्रैक्शन करेंगे या फिर वो एमएससी क्लास 2 के जरिए से इंट्रैक्शन करेंगे। अगर वो सेल जो एमएससी क्लास 1 के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से बाइंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बाइंड कर रहे हैं, वो बन जाएंगे CD8। और जो जिनसे टी सेल हैं वो एमएससी क्लास 2 के साथ ज्यादा अच्छे से इंट्रैक्शन कर रहे हैं, वो बन जाएंगे CD4। सही है। यानी कि ये इंट्रैक्शन जो है ना टी सेल का करने पे डिपेंड करता है कि कौन से वाले हमारे पास आगे सेल बनेंगे, इधर वो CD4 पॉजिटिव बनेंगे या CD8 पॉजिटिव बनेंगे। अब जो है ना टी सेल का एमएससी क्लास को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। जो सेल एमएससी क्लास को रिकॉग्नाइज कर लेंगे सिर्फ वो ही आगे फर्दर सिलेक्ट होंगे, या तो वो CD4 बन जाएंगे या फिर वो या फिर वो बन जाएंगे CD8 पॉजिटिव सेल, या तो वो CD4 पॉजिटिव सेल बनेगी या फिर वो बनेंगे CD8 पॉजिटिव सेल। और वो किस तरीके से बनेंगे, अगर वो क्लास 1 एमएससी क्लास 1 को ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो वो CD8 पॉजिटिव सेल बन जाएंगे, और अगर वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सबसे बेस्ट एमएससी क्लास 2 को तो वो बन जाएंगे CD4 पॉजिटिव सेल। यानी कि एमएससी को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो फर्दर मैच्योर हो रहे हैं, या तो वो CD4 बन रहे हैं या वो CD8 बन रहे हैं। तो एमएससी को रिकॉग्नाइज करने वाला दूसरा स्टेप है ना, अगर वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो वो उनको सर्वाइवल सिग्नल मिल जाएगा, और जब वो सर्वाइवल मिलेगा तो आगे वो मैच्योर हो जाएंगे। इसको कहते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन। और ये किस में हो रही है, थाइमस के कॉर्टेक्स में। एमएससी को रिकॉग्नाइज कर रही है, जरूर करना है टी सेल को, और जब वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो इनको सिग्नल मिल जाएगा सर्वाइवल सिग्नल, और सर्वाइवल सिग्नल के नतीजे में ये क्या करेंगे, या तो वो CD4 बन जाएंगे या CD8 बन जाएंगे। सही है। तो इस वाले प्रोसेस को कहते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन। नंबर 2 पे ये वाले सेल मूव कर जाते हैं जिनसे टी सेल है, या तो वो CD4 पॉजिटिव बन गए या CD8 पॉजिटिव बन गए, वो आगे इनटू द थाइमस के मिडल्ला में, थाइमस मिडल्ला के अंदर आ गए। अब क्या होगा कि जो थाइमस के सेल है ना, थाइमस के सेल हैं वो इनको सेल्फ एंटीजन दिखाएंगे मिडल्ला के अंदर। बॉडी के डिफरेंट जो से फॉरेन नहीं बल्कि सेल्फ एंटीजन से हैं, बॉडी के अपने एंटीजन है, वो इन सेल को दिखाएंगे। जो सेल अपने सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको आगे फर्दर सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं नेगेटिव सिलेक्शन, यानी कि अपने सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं करना। जो सेल इधर वो CD4 पॉजिटिव है या वो CD8 पॉजिटिव है, अगर वो अपने सेल्फ एंटीजन के साथ इंफेक्शन कर रहा है, सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो क्या होगा कि वो डिस्कार्ड हो जाएगा। इसको कहते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। यानी कि अब हमारे पास दोनों प्रोसेस बहुत जरूरी है। टी सेल का अपने एमएससी को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, और टी सेल का अपने सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, नहीं रिकॉग्नाइज ना करना जरूरी है। ये बात आपने गौर से सुनी है कि सेल्फ एंटीजन के लिए जरूरी है कि वो अपने एमएससी जो सा एमएससी को रिकॉग्नाइज जरूर करे, और इसके लिए ये बात बहुत जरूरी है कि वो अपने सेल्फ एंटीजन को कभी भी रिकॉग्नाइज ना करे। अगर वो सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा तो वो अपने ही बॉडी को डिस्ट्रक्शन कोज करना शुरू कर देगा, यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएंगी। और एमएससी को रिकॉग्नाइज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एमएससी को रिकॉग्नाइज करेगा तो उसको फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाएगा ना, क्योंकि एमएससी के थ्रू ही तो फॉरेन एंटीजन हमारे टी सेल को दिखाया जा रहा होता है। सही है। अब जो से थाइमस का जो सा मेडल है उसमें सेल्फ एंटीजन उनसे ला के दिखाए जा रहे होते हैं ना, वो एक एंजाइम होता है या रेगुलेटर होता है, उसको हम लोग कहते हैं AID रेगुलेटर, उसको हम लोग कहते हैं AIRE, ऑटोइम्यून रेगुलेटर। और ये क्या कर रहा होता है कि सेल्फ एंटीजन को लेके आ रहा होता है इनटू द थाइमस, और अगर इसमें किसी किस्म की म्यूटेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट हमारे टी सेल ज्यादा काम करना शुरू हो जाएंगे, और बदले में हम लोगों को ऑटोइम्यून डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर ये AIRE जो सा है वो मौजूद नहीं है, ये रेगुलेटर मौजूद नहीं है, तो सेल्फ एंटीजन को थाइमस के अंदर कौन लेके आएगा। अगर उसमें म्यूटेशन है तो लेट्स सपोज वो थोड़े से एंटीजन को लेके आ रहा है, टी सेल ने थोड़े से एंटीजन को देखा है, उसने कह लिया कि ये वाले सेल्फ हैं, और जो AIRE जो सा है सेल्फ एंटीजन को नहीं लेके आ सका, वो सारे तो सारे हमारा टी सेल है वो यही समझेंगे ना कि वो फॉरेन है। तो इस लिहाज से अगर हमारा जो सा AIRE के अंदर किसी किस्म की म्यूटेशन हो जाती है
तो क्या होगा, हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएंगी। और इसी तरह हमारे पास अगर उनसे रिकम्बिनेशन वाले हैं, वो एंजाइम सही से काम नहीं कर रहे हैं, टीसीआर सही से नहीं बन रहा, तो उसके नतीजे में भी हमें इम्यून डेफिशिएंसी होगी या ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएंगी। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन? और इसके बाद ये मेच्योर नेव टी सेल बन जाएंगे। मेच्योर मेच्योर क्यों है कि ये एमएससी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसके अलावा ये सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। नेव क्यों है, क्योंकि अभी तक इनका किसी भी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ये नहीं गए हैं, और इनका अभी तक नेव इसलिए है कि इन्होंने अभी तक फॉरेन एंटीजन को नहीं देखा। अब ये मेच्योर नेव टी सेल क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम के जरिए से चले जाएंगे इनटू द लिम्फोइड टिश्यू। फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड हो गया, पेयर पैचेस हो गए, इस तरह के जितने भी हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है ना, उनके अंदर जाके ये डिसाइड करना शुरू हो जाएंगे और वहां पे जाके वेट करेंगे कि फॉरेन एंटीजन आए।